सर्जरी अच्छी हो जाती है, डॉक्टर ने अपना पूरा 100% दिया, लेकिन फिर भी सर्जरी खराब हो जाती है। ब्रेस्ट साइज काफी बड़ा है, ब्रेस्ट हैंगिंग है, उनमें हम 2 इंसिजन लगाकर उस पूरे ब्रेस्ट टिश्यू को निकाल देते हैं। जब अपनी फर्स्ट ड्रेसिंग देखते हैं, निपल की शेप है, चेस्ट की शेप देखते हैं, तो 90% ऑफ पेशेंट बहुत खुश होते हैं। इमेजिन की हुई थी कि फ्लैट चेस्ट चाहिए, वो बिल्कुल सामने क्लियर नजर आया। फेशियल गारमेंट्स जो होते हैं कस्टमाइज होते हैं, चेस्ट का साइज उसके शेप के हिसाब से हम कस्टमाइज करवाते हैं। किस तरह के काम वो कर सकता है, वो खुद से चल के जा सकता है इजिली, किस तरह के मूवमेंट्स वो कर सकता है बिल्कुल जस्ट पोस्ट। क्रीम्स हैं वो एडवाइज करते हैं स्कार को कम करने के लिए, मसाज है जो स्वेलिंग को कम करने के लिए ताकि शेप अच्छे से आ जाए। जो साइड में है काफ़ी फैट होता है तो उसे हम लाइपोसक्शन से रिमूव करते हैं। हमारा कोशिश होती है कि इंसिजन आपका कम से कम सिर्फ चेस्ट वॉल तक रहे, साइड तक ना जाए। पेन मैनेजमेंट कि किस तरह से दर्द होती है तो कितनी होती है और उसको आप किस तरह से मैनेज करवाते हो। ये वाली आर्म्स की जो एक्सरसाइज है आप कर सकते हैं, एक्सेप्ट शोल्डर एंड चेस्ट वो थोड़ा सा हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि हीलिंग में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कोई पर्सनल एडवाइस है आफ्टर केयर से रिलेटेड जो आप ऑडियंस को बताना चाहते हैं, जिनसे उनकी जो जर्नी है वो बहुत स्मूथली रहे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट रिलेटेड टू फीमेल टू मेल टॉप सर्जरी आफ्टर केयर। आज ये टॉपिक पे डिस्कस हमने इसीलिए करा है क्योंकि आफ्टर केयर की जर्नी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपकी सर्जरी का डिसीजन। फीमेल टू मेल टॉप सर्जरी से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें अबाउट द सर्जरी, सर्जरी से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, सब कुछ उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। वेलकम सर। थैंक यू। थोड़ा सा आप सर इंट्रो बता दीजिए रिलेटेड टू सर्जरी, ताकि हम आफ्टर केयर पे जाने से पहले हमें थोड़ी सी नॉलेज हो रिलेटेड टू सर्जरी। देखिए, एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जो एफटीएम टॉप सर्जरी होती है बेसिकली 2 तरीके से होती है। एक की होल सर्जरी होती है जिसमें ब्रेस्ट अगर साइज छोटा है, ज़्यादा हैंगिंग नहीं है, तो हम निपल के बाद छोटा सा कट लगा के उसी से हम ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं, जिसे हम की होल सर्जरी बोलते हैं। दूसरा है डबल इंसिजन, जिन पर्सनस के ब्रेस्ट साइज काफ़ी बड़ा है, ब्रेस्ट हैंगिंग है, उनमें हम 2 इंसिजन लगाकर उस पूरे ब्रेस्ट टिश्यू को निकाल देते हैं और निपल को फिर दूसरी जगह पर फिक्स करते हैं। इसे हम डबल इंसिजन सर्जरी बोलते हैं। तो बेसिकली आज हम सर बात करेंगे कि आफ्टर केयर कैसा रहता है, बिकॉज हमने बहुत बार देखा है कि सर्जरी अच्छी हो जाती है, डॉक्टर ने अपना पूरा 100% दिया, पहले का प्रोसीजर सब हो गए, लेकिन फिर भी सर्जरी खराब हो जाती है। उसका मेन रीज़न हमारे अकॉर्डिंग जो है वो आफ्टर केयर सही करना नहीं होता। तो क्या क्या क्वेश्चंस जो है हमारी ऑडियंस पूछती है वो मैं आपसे पूछूंगी। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि ऑपरेशन के 24 से 48 घंटे किस तरह से निकलते हैं एक पेशेंट के? देखिए, जो की होल सर्जरी हम करते हैं उसमें हम ड्रेन्स जो डालते हैं वो 24 आवर्स के बाद निकाल देते हैं और उसके बाद जो ड्रेसिंग करके पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम डबल इंसिजन सर्जरी करते हैं तो यूजुअली हम जो ड्रेन्स है 2 दिन तक रखते हैं। 2 दिन के बाद जो ड्रेन्स निकाल के जो फर्स्ट ड्रेसिंग करते हैं उसके बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये ड्रेन्स होता क्या है और इसकी केयर हम कैसे कर सकते हैं? जो ड्रेन्स जी बेसिकली होता है जब हम ब्रेस्ट टिश्यू निकाल देते हैं और स्किन हमें रिमूव नहीं करना, ब्रेस्ट टिश्यू में निकालना है, तो कुछ ब्लड कुछ फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है वो, ताकि स्किन के अंदर एक्यूमुलेट ना रहे, वो ड्रेन में एक वैक्यूम एक प्रेशर होता है उसके थ्रू ड्रेन में आ जाता है, आपकी स्किन के नीचे कलेक्ट नहीं होता और आपकी शेप जो अल्टीमेटली काफ़ी अच्छी आती है। तो वो ड्रेन्स की केयर हमें घर पे करनी पड़ती है या नहीं? ड्रेन्स तो जैसे मैंने बताया, ड्रेन्स तो हम हॉस्पिटल में निकाल कर ही पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, तो घर पे कोई केयर नहीं करनी पड़ती ड्रेन से रिलेटेड। ओके, तो जो ड्रेसिंग्स रहती हैं, आपने बताया कि ड्रेसिंग हम कर देते हैं, तो वो कौन से डे किस तरह से रहता है? देखिए, आफ्टर डिस्चार्ज पेशेंट्स को यूजुअली हम आफ्टर 1 वीक कॉल करते हैं पेशेंट्स को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स काफ़ी दूर दूर से आते हैं, जल्दी आना पॉसिबल नहीं होता। तो क्योंकि क्लीन सर्जरी है, कोई ज़्यादा इन्फेक्शन का इसमें कोई हमें लकीली डर नहीं रहता, तो यूजुअली हम आफ्टर 1 वीक पेशेंट्स को कॉल करते हैं ड्रेसिंग के लिए। और आई मस्ट टेल कि जो 90% पेशेंट्स हैं जो अपनी फर्स्ट ड्रेसिंग देखते हैं, निपल की शेप है, चेस्ट की शेप देखते हैं, तो 90% ऑफ पेशेंट बहुत खुश होते हैं अपनी चेस्ट की शेप देख के, क्योंकि वो जो चेस्ट का वेट है वो निकल गया, उनके डिजायर्ड जो शेप है जो उन्होंने एज्यूम की हुई है, इमेजिन की हुई थी कि फ्लैट चेस्ट चाहिए, वो बिल्कुल सामने क्लियर नज़र आ जाती है। जो आप बता रहे हैं कि ड्रेसिंग आप फर्स्ट ड्रेसिंग आप खुद कर देते हैं, उसके बाद पेशेंट बहुत दूर दूर से आते हैं तो वो बार बार नहीं आ पाते हैं, तो जो वो ड्रेसिंग बाहर करवाते हैं वो किसी सर्टिफाइड सेंटर में करवानी होती है या किसी भी क्लिनिक से या किसी भी एमडी डॉक्टर, मतलब नॉर्मल किसी भी डॉक्टर से करवा सकते हैं? नहीं, इसमें मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर पेशेंट दूर है तो किसी भी सर्टिफाइड डॉक्टर से कराएं जहाँ स्टरलिटी का पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर वुंड इन्फेक्शन हो गया तो आपके सारे रिजल्ट खराब हो जाएंगे।
तो ऐसा किसी क्लिनिक पे ना जाएं, अच्छे सर्टिफाइड डॉक्टर जहाँ स्टेरिलिटी पूरा ध्यान रखते हो, सफाई से पट्टी हो, वहाँ आप ड्रेसिंग करवा सकते हैं। ओके। और जो ड्रेसिंग्स रहती हैं वो कितनी रहती हैं? और जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा है कि बहुत भारी भारी सी ड्रेसिंग्स होती है, वो कितने दिन तक रहती हैं? जो भारी ड्रेसिंग्स हैं ये हम 24 to 40 आवर्स के बाद रिमूव कर देते हैं। जब ड्रेन हटा देते हैं तो बल्कि ड्रेसिंग्स खत्म हो जाती हैं और हम जो प्रेशर गारमेंट है वो पेशेंट्स को पहना देते हैं, तो कोई बल्कि ड्रेसिंग नहीं रहती उसके बाद। प्रेशर गारमेंट्स जो होते हैं कस्टमाइज होते हैं, पेशेंट्स की शेप के और साइज, जो चेस्ट का साइज है उसकी शेप के हिसाब से हम कस्टमाइज करवाते हैं। और इनके दो पर्पज़ होते हैं। एक तो यह है कि जो हमने ड्रेन निकाल दी, जो स्पेस था उसको कंप्रेस कर रहे हैं ताकि उसमें फ्लूइड इकट्ठा ना हो, तो ये कंप्रेशन गारमेंट्स में बहुत हेल्पफुल होते हैं। दूसरा अल्टीमेटली जो स्कार्स की जो मॉड्यूलेशन होती है कि स्कार कम से कम आए, उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये कितने टाइम तक पेशेंट को पहनना पड़ता है? एटलीस्ट 3 मंथ्स हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। तो वो उनको कंटिन्यू पहनना होता है कुछ कुछ टाइम में, मतलब 2-4 दिन देखिए जितना नहीं, जैसे हम उनको एडवाइस करते हैं कि 3 मंथ्स एटलीस्ट वो कंटिन्यूसली पहने। बीच में थोड़ी देर आपको उसको रिलैक्स करना है, नहाते हुए या मसाज करना है, स्कार क्रीम्स लगानी है तो आप उतार दें, और जितना हो सके मैक्सिमम टाइम उसको पहन कर रखें, तभी उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल पाएगा। और जो पेशेंट है वो अपनी हैंड मूवमेंट कर सकता है आफ्टर सर्जरी? किस तरह के काम वो कर सकता है? वो खुद से चल के जा सकता है इजीली? किस तरह की मूवमेंट्स वो कर सकता है बिल्कुल जस्ट पोस्ट हो? बिल्कुल, आफ्टर डिस्चार्ज सारे पेशेंट्स चल के जाते हैं, वो अपना डेली एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ एक जो चीज़ हम एडवाइस करते हैं कि जो शोल्डर से ऊपर वाली मूवमेंट है ये थोड़े दिन अवॉइड करें, 1 से 1.5 मिनट, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे स्टिफनेस रहती है, और धीरे धीरे आपकी जब रिलीव हो जाएगी तो आप उसको चेस्ट, इसको शोल्डर की मूवमेंट्स को आप कर सकते हैं। तो ड्रेसिंग के बाद का क्या प्रोसीजर रहता है? स्टिचेस रिमूव कब होंगे और कितने टाइम के बाद हम उसको करवा सकते हैं? जो स्टिचेस हम यूजुअली 2 वीक्स पर रिमूव करते हैं, 2 वीक्स के बाद सारे स्टिचेस रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम कुछ क्रीम्स हैं वो एडवाइस करते हैं स्कार को कम करने के लिए, मसाज है जो स्वेलिंग को कम करने के लिए ताकि शेप अच्छे से आ जाए, और क्योंकि हम साइड में लाइपो भी करते हैं एक्जिला में, तो उसको फोल्ड को कम करने के लिए, तो वहाँ तो उसमें मसाज और प्रेशर गारमेंट्स बहुत ज़रूरी है ताकि कोई स्किन आपकी लूज हैंगिंग ना रहे इसमें। लाइपो मतलब सर? लाइपोसक्शन इसलिए करते हैं कि जो पेशेंट्स का जिनका ब्रेस्ट साइज काफ़ी बड़ा होता है तो उनके एक्जिला में भी काफ़ी जो साइड में है वो काफ़ी फैट होता है, तो उसे हम लाइपोसक्शन से रिमूव करते हैं। हम पूरा इंसिजन यहाँ तक लेकर नहीं जाते, हमारा कोशिश होती है कि इंसिजन आपका कम से कम सिर्फ चेस्ट वॉल तक रहे, साइड तक ना जाए, तो उसके लिए प्रेशर गारमेंट और मसाज बहुत ज़रूरी है। सर्जरी के बाद शावर लेना अलाउड है, और हम कितने टाइम के बाद जो है शावर ले सकते हैं? आफ्टर 1 वीक हम जो है ड्रेसिंग्स जो है निपल की भी हटा देते हैं, तो आफ्टर 1 वीक पेशेंट्स शावर आराम से ले सकते हैं, और जिस दिन ड्रेसिंग करानी है उस दिन शावर लेके आ सकते हैं और ड्रेसिंग करवाएं। और 2 वीक्स के बाद तो सब हट ही जाता है, तो अच्छे से डेली जैसे अपना रूटीन है वो फॉलो कर सकते हैं। तो जो स्टिचेस रिमूवल तक का प्रोसेस रहता है, सर्जरी से लेकर स्टिचेस रिमूवल तक का जो भी प्रोसेस रहता है, उसमें अगर पेशेंट को अपने कोई नॉर्मल टास्क भी करने हैं तो वो खुद से कर सकता है या उसको किसी पर्सन की हेल्प चाहिए होती है उन डेज तक, उन पर्टिकुलर टाइम? बिल्कुल नहीं, इन सर्जरी के बाद ऐसे कोई पेशेंट को कुछ ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगा। दो दिन के बाद अपना रूटीन का सारा काम खुद कर सकते हैं, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो मेन क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट हमसे पूछते हैं, पेन मैनेजमेंट, कि किस तरह से दर्द होती है तो कितनी होती है और उसको आप किस तरह से मैनेज करवाते हो? जो ये सर्जरी करते हैं, अगर की होल भी करते हैं, डबल इंसिजन सर्जरी करते हैं, तो उसमें एक फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं लाइपोसक्शन करने के लिए। उस फ्लूइड में काफ़ी अच्छे से पेन किलर होते हैं, जो इनका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। इस पेशेंट्स को बिल्कुल ना के बराबर पेन होता है, और थोड़ा बहुत पेन होता है तो रूटीन जो पेन टैबलेट्स हैं उनसे उनका वो दर्द ठीक हो जाता है। तो ऐसा कोई पेशेंट कोई ऐसे हैंडीकैप फील नहीं करते कि मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगा या मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत है। वो पेशेंट अपना 2 दिन के बाद अपना रूटीन काम कर सकते हैं। जैसे जॉब वगैरह जाना है, उनको बाइक पे जाना है या कहीं ट्रैवल करना है बस पे, तो जाने के लिए हमें ऊपर हैंगर को पकड़ना पड़ता है, वो सब चीज़ें अलाउड हैं? नहीं, वो जो अगर हमने डबल इंसिजन किया है तो 3 to 4 वीक्स के लिए हम उसको अवॉइड करते हैं कि ये वाली मूवमेंट नहीं करनी है, तो बस में ट्रैवल नहीं करना है, बाइक थोड़ा सा अवॉइड करना है, बट ही कैन ड्राइव हिज ओन कार, क्योंकि अगर हम कार ड्राइव करते हैं तो ये वाली मूवमेंट कोई आती नहीं है उसमें। तो जो रनिंग जॉगिंग ये वाली एक्सरसाइज रहती है वो ये 3 वीक्स के बाद सारी रनिंग जॉगिंग जो लोअर पार्ट की जो एक्सरसाइज है, मूवमेंट्स है, वो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। आप क्रंचेस कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, आर्म्स की मूवमेंट आप कर सकते हैं, ये वाली आर्म्स की जो एक्सरसाइज है आप कर सकते हैं। एक्सेप्ट शोल्डर एंड चेस्ट वो थोड़ा सा हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि हीलिंग में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए।
तो जो स्कार आता है, आप की होल में कह रहे हैं कि बहुत छोटा सा कट लगता है तो उसमें ना के बराबर स्कार आता है, लेकिन जो डबल इंसिजन सर्जरी होती है उसमें थोड़ा सा बड़ा कट लगता है, तो वो स्कार परमानेंट रहता है या कम होता है, और उसकी मैनेजमेंट हम आगे कैसे कर सकते हैं? देखिए, स्कार्स डेफिनेटली परमानेंट होते हैं, ये आपके बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए। जो भी अगर कट लगा है, स्कार है, तो स्कार्स परमानेंट होते हैं, बट विद टाइम एंड विद केयर वो फेड अवे हो जाते हैं। अगर आप अच्छी से केयर करते हैं, मसाज बताया, प्रेशर ग्राउंड्स बताएं और उनको रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो इन लॉन्ग टर्म ये जो स्कार्स है काफ़ी हद तक फेड हो जाते हैं। तो ये एक मिथ रहता है बहुत बार कि अगर हमने प्लास्टिक सर्जरी कराई है तो प्लास्टिक सर्जरी में तो कोई स्कार नहीं आता, तो ये एक मिथ है या फैक्ट है या क्या है? ये लोगों के माइंड में सब चीज़ें हैं। एग्जैक्टली मिथ है, क्योंकि जहाँ भी कट लगाए, कुछ भी अगर हमने सर्जिकली कट लगाया है तो जब हीलिंग होगी तो स्कार के साथ हीलिंग होती है। स्कार इज ए प्रोसेस ऑफ हीलिंग, इज ए साइन ऑफ हीलिंग। तो जहाँ भी लगाएंगे कट, अगर कुछ जगह कुछ हिडन कट्स होते हैं जो नज़र नहीं आते, जैसे बालों के अंदर से लगा दिया हमने, या कुछ नेचुरल क्रीजेज होती है वहाँ से हमने कट लगा दिया, नोज़ के अंदर से कर देते हैं, ओरल कैविटी के अंदर से कर देते हैं, दे आर हिडन स्कार्स, तो विजिबल नहीं होते। बट कुछ स्कार जो हार्श स्किन में हमने लगाने हैं, इन पोजीशंस पे हम नहीं कर सकते, तो उनके लिए फिर हमें स्कार्स की क्रीम्स और जो बाकी ट्रीटमेंट्स होती हैं वो यूज़ करनी पड़ती है। तो वो क्रीम्स लगाने से कम हो जाते हैं या फिर बिल्कुल फेड? जैसे मैंने पहले बताया, वो स्कार जो क्रीम्स लगाने से वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, और एटलीस्ट 3 मंथ्स तक हम एडवाइस करते हैं कि केयर करनी चाहिए। और आप क्या क्या एडवाइस करेंगे कि हम इन्फेक्शन से बच सके, मतलब पर्टिकुलर एरिया में जो है पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो? अगर उसको इन्फेक्शन हो रहा है तो वो उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन्फेक्शन है या नॉर्मल है? देखिए, इन्फेक्शन उन पेशेंट्स में होने के चांसेस होते हैं जो अपनी पर्सनल हाइजीन नहीं रख पाते, या ड्रेसिंग्स काफ़ी देर तक उन्होंने रखी है, चेंज नहीं करवाई। क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट है, एक्जिला वाला पार्ट है, अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में कहूँ तो डर्टी एरिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा रहता है। हालांकि हम जब सर्जरी करते हैं तो उस पार्ट पे अच्छे से हम एम्फेसाइज करते हैं, क्लीनिंग का जो ड्रेपिंग करते हैं उसमें काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, और इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं बिल्कुल निग्लिजिबल होते हैं। पर अगर पेशेंट पर्सनल हाइजीन नहीं रखें, जैसे हमने कहा कि कुछ 1 हफ्ते के बाद हम शावर एडवाइस करते हैं, अगर आप शावर लेते हैं तो क्लीन अपने आप ही हो जाएगा वो। इन स्पाइट ऑफ दैट कुछ पेशेंट्स में अगर आई से 1 या 2% केसेज में अगर थोड़ा वुंड इन्फेक्शन हुआ है तो उनमें होता है जिनमें हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता। अगर इन्फेक्शन है तो उसमें क्या साइन होंगे? पेशेंट को थोड़ा पेन होगा वहाँ पे, उस साइड पे रेडनेस हो जाएगी, या कुछ स्टिच वाला पॉइंट है वहाँ से कुछ पस पॉइंट आ सकता है, तो ये सब साइंस है इन्फेक्शन के। तो जो आपने ब्रेस्ट टिश्यू निकाला की होल में, डबल इंसिजन में, क्या वो दोबारा आ जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमने अच्छे से इसको ब्रेस्ट टिश्यू को निकाल दिया ना, यू आर श्योर ऑफ योर सर्जरी, तो वो दोबारा नहीं आता है। बट अगर आप वेट गेन कर रहे हैं, फैट गेन कर रहे हैं, तो फैट उस एरिया में आ सकता है, क्योंकि सारी बॉडी में अगर फैट है तो वहाँ भी फैट आएगा। फैट सेल्स जो है वो साइज में ग्रो कर जाती है। एक क्वेश्चन बहुत बार पेशेंट्स पूछते हैं, जो उनके चेस्ट की सेंसेशन होती है वो लॉस हो जाती है या नहीं होती है सर्जरी के बाद? देखिए, आफ्टर सर्जरी जो सेंसेशंस होती है वो कुछ हद तक ब्लंट हो जाती हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हीलिंग होती है, वुंड हीलिंग, तो वो सेंसेशंस बिल्कुल वापस आ जाती है। तो यही एंड अप करते हैं। एंड अप से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि आपकी कोई पर्सनल एडवाइस है आफ्टर केयर से रिलेटेड जो आप ऑडियंस को बताना चाहते हैं, जिनसे उनकी जो जर्नी है वो बहुत स्मूथली रहे और उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए सर्जरी के बाद? बस इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, जब आपकी सर्जरी के वक्त काउंसलिंग हो रही है या जो आपको सर्जन एडवाइस करते हैं, उन जो एडवाइस को आप अच्छे से फॉलो करें आफ्टर सर्जरी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आज हमने जो FTM टॉप सर्जरी के आफ्टर केयर के बारे में जो डिस्कस किया है, वो काफ़ी तक हमने कोशिश की है कि आपके जो डाउट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। फिर भी अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं तो आप हमसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।